तो मैम आपको क्या लगता है कि जो टैरो रीडिंग है और एस्ट्रोलॉजी है क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? Plan with your stars and decide with your cards. तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो एक समय पर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना है। तो इसको लेके आपके क्या थॉट्स हैं? डेस्टिनी जो है हमें एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी बताता है, बट कर्म से हमें पीछे हटने को नहीं बोलता। मैनिफेस्टेशन जो है वो कितना इफेक्टिव होता है? अगर आप किसी चीज को मांग रहे हैं तो सबसे पहले अपने पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमें मिल सकती है, हम उसके अधिकारी हैं। Hello and welcome to KZ Talks. Today we have a very special guest with us who is not only an astrologer but a great tarot reader and a certified life coach. So let's welcome Anshu Popli ji. Hi ma'am, how are you? नमस्ते, नमस्ते सताक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है मैम आपको कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के साथ जुड़ के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो डेफिनेटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने एस्ट्रोलॉजी में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? एस्ट्रोलॉजी और मेरा बचपन का कनेक्शन है, क्योंकि मेरी मदर और मेरी मेंटर नीता सिन्हा जी वो एस्ट्रोलॉजर है, पिछले 40 साल से उनका प्रैक्टिस है। तो उनके साथ बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखा है। जैसे डॉक्टर के बच्चे आधे डॉक्टर हो जाते हैं, उसी तरीके से काफी यंग एज में ही थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लग गया था। बट हाँ, प्रैक्टिस करने में समय लगा, कुछ तो बालकपन के वजह से थोड़ा बड़े होना जरूरी है समझने के लिए चीजों को गहराई से। और थोड़ा कुछ सालों तक उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट की तरह काम करवाया ताकि मैं उनके साथ बैठूं, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। तो काफी सालों तक मैं उनके असिस्टेंट बन के काम करती रही, उनके साथ लगी रही, और अब 15 सालों से खुद से अकेले से कर रही हूँ। तो मैम मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा था कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, तो आप थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टैरो से कैसे कंबाइन करती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम जानते हैं कि आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी रीडिंग होती है। जब कोई भी इंसान जन्म लेता है उस समय जो प्लैनेट की पोजीशन हमारे स्काई पे या कॉन्स्टलेशन पे होती है उसको हम बर्थ चार्ट पे छापते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी डेस्टिनी उससे बताते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिंपली पुट इज अ रीडिंग ऑफ द स्टार्स, मतलब जो आपकी जन्म कुंडली में जैसे स्टार्स हैं उसकी रीडिंग से हम वो बताते हैं। पर ये बहुत ही अच्छा गाइडिंग टूल है, वो अच्छे से सब कुछ समराइज कर देता है। पर मुझे जब मैं लोगों को जवाब देती थी, जब वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते थे, तब मुझे कहीं ना कहीं कमी अटकती थी कि भाई मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तब मैंने टैरो सीखना शुरू किया। ये कुछ 7-8 साल से मैं टैरो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आधा समय तो मैंने एस्ट्रोलॉजी किया था सिर्फ, फिर मुझे लगा कि नहीं, टैरो भी जरूरी है, बिकॉज टैरो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए बहुत ही एप्ट टूल है। तो हमने फिर उसमें टैरो जोड़ा। तो मैम आपको क्या लगता है कि जो टैरो रीडिंग है और एस्ट्रोलॉजी है क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? मतलब उससे क्या हम लोग एक बेटर पर्सपेक्टिव से चीजें जान पाएंगे? मैं जैसे कहती हूँ कि प्लान विथ योर स्टार्स एंड डिसाइड विथ योर कार्ड्स। मतलब आपके स्टार्स के साथ आपने प्लानिंग कर ली कि हमारा कैसे कैसे आगे लाइफ है, बट जब स्पेसिफिक डिसीजन की बात आती है, अब जैसे अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। अभी कोई मेरे पास आता है कि मुझे जॉब चेंज करना है या जॉब मेरा ये रहेगा नहीं रहेगा, ये सब सवालों के जवाब हम बहुत इजीली एस्ट्रोलॉजी से दे सकते हैं। पर अगर कोई मेरे मुझसे पूछता है कि कौन सी कंपनी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी या कहाँ पे मुझे चांसेस बेटर ग्रोथ के हैं, ये स्पेसिफिक जो है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं देता है आंसर, क्योंकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस फिर आपको टैरो के थ्रू वो एनर्जी किसकी बेटर है उस इंसान के साथ वो देख के फिर हम जवाब दे सकते हैं। तो जहाँ पे स्पेसिफिक डिसीजन की बात है वो फिर डेफिनेटली टैरो इज अ मच बेटर टूल, मतलब ज्यादा हेल्पफुल है इस केस। जैसे अभी आपने प्लैनेट्स की बात करी, तो बर्थ चार्ट्स और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं वो क्या टैरो रीडिंग को अफेक्ट करता है? अगर करता है तो किस तरीके से? बिल्कुल करता है, क्योंकि टैरो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे अभी आज की जो आपकी एनर्जी है उसी को वो दर्शाता है।
करेक्ट, आपकी एनर्जी को रीड करता है। जो प्लैनेटरी ट्रांजिट से हमारी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वही चीज आप टैरो में भी देखेंगे। अगर आपको इसमें दिख रहा है कि 6 महीने के बाद चीजें सुधरने वाली है, वही चीज आपको टैरो में भी रिफ्लेक्ट होगी कि 6 महीने के बाद चीजें सुधर जाएंगी। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। आजकल डेस्टिनी और कर्मा पे सब लोग बिलीव करते हैं, मतलब ऐसा लोग कहते भी हैं कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो एक समय पर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना है। तो इसको लेके आपके क्या थॉट्स हैं? डेस्टिनी जो है, हमें एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी बताता है, बट हम्म। कर्म से हमें पीछे हटने को नहीं बोलता। अगर हमारा समय अच्छा है, हम बैठ जाए भाई समय अच्छा है, हमारा सब काम होता रहेगा, ऐसे नहीं हम्म। होगा। आपको अपने कर्म तो करने ही है। अब हाँ। क्या होता है कि जो डेस्टिनी है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का ब्लूप्रिंट, ठीक है, अभी हमें एक आर्किटेक्ट ने आके घर का ब्लूप्रिंट दे दिया, वो हमारा डेस्टिनी है। हमें लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड एरिया है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। हमारा कर्म क्या करता है, इसको हम कैसे ब्यूटिफाई करें, इस स्पेस को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, वो कर्म से जुड़ता है। ऑफ कोर्स आप ये ब्लूप्रिंट जितना छोटा है उसको बड़ा कर सकते हैं, आपके कर्म उतने अच्छे हो तो, पर वो हर चीज फिर वो कर्म से आप उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ओके। तो मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टेशन? अब मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर आप बिना डाउट करे कुछ चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, बट अगर आपने जहां पे भी डाउट किया उसको लेके तो वो चीज नहीं पूरी होगी। तो एक मैनिफेस्टेशन जो है वो कितना इफेक्टिव होता है? बचपन में सुना होगा, आपके मम्मी पापा या दादी आपको कहते हैं बेटा प्रे करो तो अच्छी नीयत से करो और पूरे फेथ के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो, तो भगवान उस चीज को जरूर पूरा करते हैं। ये। सेम मैनिफेस्टेशन जो हम आजकल बोलते हैं, वो सेम ही चीज है। प्रेयर क्या है, एक तरीके से हम प्रे करते हैं जो हमारे पास नहीं है वो मिलने के लिए। हम्म। मैनिफेस्टेशन भी वही चीज है। अगर आप किसी चीज को मांग रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमें मिल सकती है, हम उसके अधिकारी है, मतलब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पहले जरूरी है। दूसरा, अगर डर है, तो हमेशा जो आपके अंदर है वो आपके सामने है। जिंदगी का बहुत सिंपल असूल है, जो आपके अंदर है वो आपके सामने है। आप जैसे हो वैसे ही आपको लोग आसपास मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना वो ज्यादा जरूरी है। मैनिफेस्टेशन साथ में करते रहिए और बिलीफ के साथ कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। तो क्या कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी होती हैं क्या, कि आप ये तरीके से करोगे तो आपको ये जरूर मिलेगा? आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर सिंपल सा असूल है, जो भी आपको चाहिए उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, वैसे ही करना शुरू कर दीजिए कि है वो आपके पास ऑलरेडी है। आप वैसे ही जैसे ही बिहेव करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली चारों तरफ वो चीजें आपको उसी तरीके से मिलने लगेंगी। तो सबसे पहले अपने अंदर, मतलब अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, और कहते हैं कि विजुअलाइज कीजिए, मतलब देखिए कि आप वैसे हैं, उस अपने अपने आप को वैसे देखने की कोशिश कीजिए। तो ये दो चीज तो जरूर करना चाहिए, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो आपने बताया कि आप एक टैरो रीडर भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता होगा जिनको लेके आपके पास लोग आते होंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सुलझा दो, या मेरे पास ये चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कौन सा मेन पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको लेके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आए हों? देखिए, सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होती है जनरली रिलेशनशिप के बारे में होती है, या जॉब या वर्क रिलेटेड होती है। दो ही समय में लोग ज्यादातर एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जॉब रिलेटेड भी जब होगा या रिलेशनशिप रिलेटेड भी होगा, अक्सर एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं देखती हूँ, 90% ऑफ माई क्लाइंट, जब राहु का कुछ ना कुछ योग चल रहा होगा उनके एस्ट्रोलॉजी में, तब वो आते हैं। ये बहुत ही अजीब सी चीज है, कोइंसिडेंस कह लीजिए, पर ज्यादातर राहु रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके ही लोग एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। बट हाँ, मोस्टली रिलेशनशिप एंड जॉब। और आजकल ये नया चीज है जो मैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करती हूँ लोग करें, कि भाई मेरे से ये रिलेशनशिप टूट गया है, मुझे यही बंदा वापस अपने लाइफ में चाहिए।
ये बहुत लोग इस चीज को मांगते हैं, और मैं कहती हूँ कि जिसके साथ लिखा है उसके साथ ही होगा। उसके साथ ही आप होगा। चाहे कितना भी हाथ पांव मार लो, अगर दूसरों के साथ आप जबरदस्ती करके कर भी लोगे पर वो चलना नहीं है तो क्या फायदा। हम्म। तो ये जो ऑब्सेसिव पर्सनालिटी हो गई है ना लोगों की कि भाई यही होना चाहिए यही चाहिए, वो थोड़ा सा इंसान को किस्मत पे भी थोड़ा यकीन रखना चाहिए। तो अभी जैसे आपने बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप को लेकर भी लोग फेस कर रहे हैं, और अभी वैलेंटाइंस भी आ ही रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है एक रिलेशनशिप के अंदर? एक ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या एक दूसरे की बात को कपल्स जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप एक ऐसी एडवाइस वैसे कपल्स को क्या देंगी जिससे उनके जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाएं? देखिए, सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आता है इस तरीके के रिलेशनशिप को लेके, तो हम एस्ट्रोलॉजिकली ये बता सकते हैं कि भाई जो भी ये प्रॉब्लम आ रहा है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, हम्म। और ये कुछ समय बाद सुधार हो जाएगा। तो जैसे ही उनको ये पता चलता है कि भाई ये टेम्पररी है, सुधार हो जाएगा, वैसे ही एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है चीजों को लेके, है ना। तो जैसे ही आपको पता कि ये टेम्परेरी है, ये आप निकल जाएगा, हम्म। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। पर रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी जो आजकल बहुत लोगों में मिसिंग है वो है सरेंडर। हम्म। अपन कम्युनिकेशन भी सब ठीक है, सब कुछ है, बट अपने ईगो को सरेंडर करके आपको दूसरों को साथ में लेके चलना है। आप दो हम्म। अलग नहीं हो, दो साथ में चलने वाले हो, आपकी लाइफ साथ में चलने वाली है। तो जब तक आप वो अपने अंदर फीलिंग नहीं ला पाते कि भाई मुझे साथ में लेके चलना है, उसकी तरक्की भी हम्म। सोचनी है, अपनी तरक्की भी सोचनी है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट। जब मैं नहीं होना चाहिए, हम्म। हम होना चाहिए। जहां एग्जैक्टली। मैं है वहां रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। ये जो चीज आपने बोली, इससे मतलब मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसा होता है कि मतलब अगर इसने मुझे मैसेज नहीं करा तो मैं इसको क्यों मैसेज करूं, तो वो एक ईगो जो वर्ड है वो बीच में आ जाता है, तो उससे रिश्ते और खराब भी हो जाते हैं। सुधरेगी तो नहीं उससे बात, लेकिन इससे खराब हो जाएगा कि भाई तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तो मैं क्यों करूं तुमको मैसेज, तो वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज के लिए शायद अपना ईगो, अगर आपको प्यार बचाना है तो अपना ईगो असाइड रखना ही पड़ेगा। कोई भी रिश्ते में देख लीजिए, हम माँ माँ बाप के रिश्ते में ही देख लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है माँ डांट देते पर हम तो बुरा नहीं मानते ना। हम्म। कुछ समय बाद अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो हाँ। बचपन से रिश्ता है, तो ईगो नहीं है उस रिश्ते में। कभी आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पर फिर भी कम है। पर हम्म। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर आप ईगो रखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम तो आएगा। वो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट मुझे यही लगता है कि कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए कोई भी रिश्ते में। वो बहुत हम्म। ब्यूटीफुली ग्रो करता है फिर। हम्म। तो मैम जैसे एक रिश्ते में या शादी में कुंडली मैच होना भी बहुत जरूरी होता है, तो जैसे उसमें गुण भी होते हैं कि इतने गुण मिलने चाहिए जिससे आपका रिश्ता और बेहतर होगा, तो उस रिश्ते को मतलब एक तरीके से सर्वाइवल के लिए कितने गुणों का मिलना जरूरी होता है, और कुंडली मैच मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कुंडली मैच मेकिंग जिस समय में की गई थी, वो समय में लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। मतलब फोटो तक नहीं देखते थे, माँ बाप ही जाके शादी फिक्स करके आ जाते थे। तो कुंडली मैच मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बेसिकली दोनों का नेचर कितना एक जैसा है, तालमेल कितना है नेचर में, वो एक एक आपको दर्शाता है। वो ठीक है कि उसमें मंगल दोष का भी पता चलता है, जो हम हम्म। देखते हैं जो जरूरी है, नाड़ी दोष का पता चलता है, जो भी हम देखते हैं जरूरी है, पर जो बोलते हैं पॉइंट्स पॉइंट्स कितना जरूरी है। बहुत बार आप देखेंगे कि 10 पॉइंट वाले लोग भी शादी अच्छे से खींच रहे हैं, हम्म। और 24 पॉइंट वाले लोग भी शादी नहीं निभा पा रहे। वो क्यों है? क्योंकि एडजस्टमेंट आप कितना कर पाते हैं सामने वाले के साथ, वो हम्म। अभी हम मिलके हमें पता चल जाता है, हमें मिलने का मौका मिलता है, हम अच्छे से एक दूसरे को समझ के फिर शादी आगे करते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से पॉइंट्स उतना जरूरी नहीं है। जो मैच मेकिंग में देखना चाहिए वो दो ही चीज है, एक तो आपको मंगल दोष का जरूर देखना चाहिए, अगर आपको पता है तो उसका उपाय है, वो उपाय करा लेना चाहिए। और नाड़ी दोष का भी देख लेना चाहिए, वो भी इतना जरूरी नहीं है, पर अगर उपाय पहले हो जाता है तो आगे बच्चे बच्चे करने में इजी होता है बस। बाकी बाकी तो पॉइंट से डरना नहीं चाहिए। अगर हम्म। आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको लगता है आप लोगों का तालमेल अच्छा है, तो आप बिल्कुल आगे शादी
ऐसा भी कहते हैं ना कि 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि राम जी और सीता जी के भी 36 गुण मिले थे, लेकिन उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो ऐसा भी कुछ है। तो राम और सीता जी का देखेंगे कि एकदम एक जैसा ही टेम्परामेंट है, हम्म। एक जैसा ही नेचर है, एक जैसी ही जो बोलते हैं ना कि एक समान थे दोनों, एकाएक, एक और एक, हाँ दो जी। दो इंसान थे। तो बस वही है, 36 गुण इसलिए उनके मिलते हैं। इंसानों में लगभग ऐसा नहीं देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 32 या 34 तक ही मिलते हैं, 36 नहीं मिलते ओके। किसी के भी। तो मैम, अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो जेमस्टोन्स कितने इफेक्टिव होते हैं? बहुत लोगों में देखा गया है कि वो बहुत अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो वो कितने इफेक्टिव होते हैं? और जैसे बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होता है कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। जेमस्टोन्स क्या है? आपके 7 कलर का खेल है। हमारे बॉडी में, हम्म। हमारे सराउंडिंग में 7 कलर्स हमको पता है कि है। जैसे हमारा सनलाइट भी 7 कलर्स से बना हुआ है। सिमिलरली हम्म। जो हमारे जेमस्टोन्स हैं उन्हीं 7 कलर्स का मैनिफेस्टेशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो जिस कलर हाँ की जी। कमी हमारे बॉडी में है, जिस कलर की हम्म। कमी हमारे बॉडी में है, वो अगर हम कलर पहनते हैं तो वो उस कलर को इनहांस करता है। अभी जब हम किसी का जन्म पत्री देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई किसका गुरु वीक है, उसका उसको थोड़ा सा अगर हम गुरु का स्टोन पहना देंगे तो उसको उसका ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अभी जेमस्टोन क्या करता हम्म। है, सिर्फ वो उस एनर्जी को बढ़ा देता है, इन्फ्लेट कर देता है। जिस चीज का भी आप जेमस्टोन पहनेंगे वो उस एनर्जी को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जन्म पत्री में कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है प्लैनेट, क्योंकि जेमस्टोन तो सिर्फ ओके। बढ़ाएगा। तो अगर पॉजिटिव बढ़ा रहा है, हम्म। अगर नेगेटिव कुछ है उसका तो वो भी बढ़ाएगा। वो सिर्फ इन्फ्लेट करना जानता है, वो ये हम्म। कंट्रोल नहीं करता है कि सिर्फ पॉजिटिव बढ़ाऊं और नेगेटिव को कंट्रोल कर लूं। वो काम जेमस्टोन नहीं करता है। तो जो आजकल लोग जेमस्टोन्स पहन लेते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी देख के या अपना लकी बर्थ स्टोन देख के, वो नहीं करना चाहिए। आप जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, पर एक बार जन्म कुंडली देख के ही पहनना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि कौन सा पॉजिटिव प्लैनेट है, कौन सा नेगेटिव प्लैनेट। ऐसा कई बार सुना है कि जो पंडित लोग होते हैं वो कभी-कभी इंसानों का बुरे वक्त का फायदा उठा लेते हैं। अगर उन्होंने कुछ बताया कि आपको ये दोष है, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो और इससे ज्यादा बुरी समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। तो आप अपने सेशन में ये फियर साइकोसिस को कैसे मैनेज करती हैं? देखो, अगर मैं आपको बताऊं सही तरीके से, जब हम ये कोई भी इंसान जीवन लेता है तो वो कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए ये जीवन लिया है। तो जब आप लेसन सीख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम से गुजरने, मतलब कुछ ना कुछ मुश्किलों से गुजरना होगा, तभी आप लेसन सीखोगे। जब सब अच्छा भला चल रहा है तो आप कोई लेसन सीखने नहीं वाले हो। तो हम्म। जनरली हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से प्रॉब्लम आती ही आती है, किसी के भी जीवन में ऊपर नीचे हर समय लगा रहता है। अगर जो दरवाजा बंद है हम उसी तरफ अपना नजर घुमा घुमा के देखते रहे, तो जो खिड़की खुली है, जब भी दरवाजे बंद होते हैं एक उम्मीद की खिड़की जरूर मिलती है। किसी कितने भी मुश्किल समय क्यों ना हो कोई ना कोई उम्मीद की खिड़की जरूर मिलती है। अगर हम उस उम्मीद की खिड़की की तरफ देखें तो फियर किस बात का, उसी को हम दरवाजा बना लेंगे। तो मेरा बस ये मानना है कि जो समय खराब है, किस चीज के लिए खराब है, हम उसको अवॉइड करते हैं। जो जहां पे पता है कि यहाँ इस तरफ से चलेंगे तो हमें रास्ता आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बस वही डायरेक्शन दे देती हूँ कि भाई अभी इसमें नहीं, आप इस पे फोकस करो, तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बहुत लोगों की कुंडली के अंदर साढ़े साती या शनि महादोष जैसी चीजें होती हैं, तो लोग इससे बहुत डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है अब ये दोष को दूर करने के लिए क्या चीजें अपनाएं। तो क्या सच में इससे इतना डरने की जरूरत है, या फिर इसकी कोई रेमेडीज हैं जिससे हम इसको सुधार सकें? शनि का 7.5 साल आता है, जरूर आता है, पर पूरा 7.5 साल खराब जाए किसी का वो जरूरी नहीं है। ज्यादातर हम्म। 7.5 साल में 2.5 साल ऐसा आता है जो ज्यादा तकलीफ वाला होता है किसी का, वो भी सबका नहीं, किसी किसी का ज्यादा तकलीफ वाला होता है, किसी का चला जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, थोड़े मोड़े स्ट्रेस से चला जाता है, क्योंकि ना उनकी शनि की दशा चलती है ना कुछ अंतर दशा होती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है हर 7.5 साल ही आपको तकलीफ दे।
और अगर वो जी। तकलीफ दे रहा है तो शनि के बहुत सारे उपाय हैं। आप शनि टेम्पल जा सकते हैं, आप शनि का मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जैसे आप उनसे लिंक अपना बनाएंगे, अपने आप उनकी तकलीफें धीरे 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 कम हो जाएंगी। पूरा 100% दूर तो नहीं होती, पर धीरे 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 कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो वो आपको सिखाने के लिए आया है, शनि जो है एक कर्मा से रिलेटेड प्लैनेट है, वो आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आया है। तो जो भी आपको वो सिखाने के लिए आया, वो जितने जल्दी सीख जाएंगे उतने जल्दी उसका प्रकोप हम्म। खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर के डेवलपमेंट को जारी रखना चाहिए, अपने अंदर के सीख को जारी रखना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, हर दिन हर पल। हम्म। मैम ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते होंगे, वो सोचते होंगे कि क्या है ये, तो सब एक कोई कुछ बोल रहा है फिर कोई कुछ बोल रहा है, तो उन्हें किसी भरोसा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे लोगों से कैसे डील करती हैं? बहुत बार ऐसे होता है, वाइफ को भरोसा है, वो अपने हस्बैंड को ले आती है, हस्बैंड बोलता है मुझे ये सब पे नहीं कोई भरोसा है। हम्म। तो सबसे ज्यादा तो जब वो आते हैं, उनको अभी उनका समय कैसा चल रहा है, उनको क्या क्या मुश्किलें आ रही होंगी, अगर जैसे ही हम वो बताना शुरू करते हैं तो अपने आप उनको ये तो पता चल जाता है कि हाँ, सामने वाले को पता है वो जो बता रहे हैं वो सही है। तो 50-60% उनको उसी पे यकीन आ जाता है। और बाकी जब हम किसी चीज का उपाय बताते हैं, उनको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, तो बाकी का फिर उनको बेटर हो जाता है, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है चीजों को लेकर। जैसे आपने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज ए एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो रीडर, तो उस दौरान क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस महसूस किए? सबसे पहले तो जब मुझे याद है कि जब मैं एज एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट किया था, जो सबसे पहले फीलिंग आती है ना, वो ग्रैटिट्यूड की आती है। क्योंकि जो भी आपके हम्म। पास आ रहे हैं वो इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। मतलब ऐसे लगता है कि भगवान हमें थैंक यू कि आपने हमें ये इतनी अच्छी जिंदगी दी, जैसी भी है पर अच्छी है। हम्म। दूसरा, अपने कमियों को एक्सेप्ट करने की ताकत मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ये कमियां हैं, हम लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही लेके आए हम्म। हैं। तो उसको एक्सेप्ट करने का ताकत मिल जाता है। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहे, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन चीजों से लेके बढ़ने लगता है, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ने लगता है, आपका इंट्यूशन बढ़ने लगता है। तो मैम जैसे कोई अपनी लाइफ डिसीजन को लेके टैरो रीडिंग कराता है या एस्ट्रोलॉजर से पूछता है, तो उस दौरान उस व्यक्ति को अपने डिसीजंस या अपने एक्शंस को लेके कितना ट्रस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप मुझे पूछोगे कितना ट्रस्ट करना चाहिए, मैं तो कहूंगी 100% ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि जहां पे यकीन नहीं है वहां कुछ नहीं है। तो हम्म। यकीन तो जरूर होना चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो पेशेंस रखना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आप बोलो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। 10 दिन में कुछ नहीं होता, हम्म। कुछ भी चीज पलटने के लिए समय जरूरी है। और एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे हर चीज 6 महीने, साल, 1.5 साल से पहले तो कुछ नहीं होता। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट नहीं है तो पेशेंस रखो। कोई एक चीज रखना बहुत जरूरी है। या जैसे मैम हर भगवान के लिए अलग-अलग मंत्र होते हैं कि ये मंत्र जाप करने से, जैसे महामृत्युंजय जाप कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मतलब जैसे अगर हमको कुछ जैसे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या फिर जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, तो कौन सा ऐसा एक मंत्र है जो हमें अपनी लाइफ में डेली अपनाना चाहिए जिससे हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए? क्योंकि यंगस्टर्स आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहे हैं कि जॉब में ग्रोथ नहीं है या एक जगह अटक गए हैं, हमको और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या कोई मंत्र है जिसको हमको डेली जाप करने से ये प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है? देखिए, कोई भी भगवान जी का मंत्र आप करेंगे, कोई भी जिससे भी आपकी श्रद्धा है, वो मंत्र आप करेंगे, तो हर भगवान आपको हर कुछ देखना चाहता है, वो आपसे कुछ छीनना नहीं चाहता है। हम्म। पर यही है कि वो मंत्र आप रेगुलरली कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। और सबसे जरूरी बात, उसको समय दीजिए। अभी आज शुरू किया, कल से कुछ नहीं होगा। आपको रिश्ता बनाने में कुछ तो समय लगेगा, 2-3 महीने तक वो मंत्र करेंगे तो रिश्ते बनेंगे, और वही चीज जो है वो पूरा भी करेंगे। प्लानिटरी मंत्र अलग होते हैं, वो तो फिर प्लानिट देख के हम जान जान सकते हैं कि कौन सी प्लानिटरी मंत्र आपको करनी चाहिए।
पर भगवान का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आपको धन की कमी है, आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी का साथ में मंत्र है वो कर सकते हैं। हम्म। महामृत्युंजय जो है, अगर आपको मेंटल या फिजिकल एलिमेंट है, उसी केस में ओके। महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और उसका एक तरीका है करने का। सुबह 4 साढ़े 4 बजे जी। उठ के वो जाप करते हैं, मतलब वो सनराइज से पहले जाप करें तो उसका इफेक्ट ज्यादा हम्म। होता है। उसके बाद भी कर सकते हैं, पर इफेक्ट ज्यादा जो है वो सनराइज से पहले होता है। मेरे हिसाब से कोई भी मंत्र आप ले, उसको अपनाए पूरी तरीके से, और मंत्र आपको अपने तरफ खींचेगा। आप जब मंत्र शुरू करेंगे आपको अपने जी। आप अच्छा लगने लगेगा। तो आप कोई भी मंत्र लें, हम्म। उसको अपनाए पूरी तरीके से और उसको समय दें, वो अपना काम जरूर करेगा। ओके। बच्चों के लिए गायत्री मंत्र मैं जरूर रेकमेंड करती हूँ। गायत्री मंत्र का जाप ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट, 2 मिनट ही सही, पर हम्म। गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना। मतलब ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अगर आप जो भी मंत्र करेंगे वो आपको एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा, आप खुद ही एक पॉजिटिविटी फील करेंगे अपने अंदर। जैसे हमें मंदिर जाके अच्छा लगता है, भले ही हमें कितनी टेंशन हो, लेकिन हम मंदिर जाएंगे तो हमें एक पॉजिटिविटी खुद ही के अंदर से फील होने लगेगी। तो अगर एक सही तरीके से मंत्र का जाप करेंगे तो वो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर भी फील कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हर मंत्र आप सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए मतलब हम्म। ये मत सोचिए कि मैं कौन सा मंत्र करूं। जो मंत्र आपको दिल से आए ना वो मंत्र कीजिए, जो मंत्र आपको खींचे अपने तरफ वो मंत्र कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैम, जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो एक मैंने आपकी रील में देखा था कि आप नवरात्रि के फास्ट की इम्पोर्टेंस बता रही थी, तो उस फास्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? नवरात्रि क्या है? नवरात्रि जो है, आपके स्त्री के हर रूप को आप नमन कर रहे हैं नवरात्रि में, है ना। स्त्री का सबसे बड़ा रूप माँ का रूप है, और नमन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके गुणों को अपने अंदर कर लीजिए। मतलब ये नहीं कि हम हम्म। ऊपर ऊपर से नमन कर रहे हैं और अंदर से चाहे कुछ भी करते रहे। तो नमन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो वो है उनको अपने अंदर बसा लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़िए, कोई भी चीज सैक्रिफाइस कीजिए, क्योंकि त्याग एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण बोलते हैं, त्याग और हम्म। दूसरों की केयर करना। तो दूसरों की केयर करने के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। त्याग ऐसी चीज है, आप घर में अपने काम करते करते भी एक चीज का त्याग 9 दिन कर सकते हैं। पर जब आप मन से कोई चीज त्याग देते हैं वो 9 दिनों के लिए, तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जो है वो जाग जाती है, और उससे आप इन 9 दिनों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी अलग लेवल पे चली जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। मैम, अब मैं आपसे एक केस या स्टोरी जानना चाहूंगी कि जैसे अगर आपके पास कोई कपल आया हो, उससे आपने टैरो रीडिंग से उनकी कंपैटिबिलिटी को मैच किया हो, या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझकर उन्होंने अपनी लव लाइफ को और अच्छा बना लिया हो और अब वो बेटर तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है जो आप शेयर करेंगी? तो मेरे पास एक कपल आए थे। वो लोग सुबह काम के लिए निकल जाते थे, शाम को आते थे, और फिर आके अपने लाइफ में हर समय उलझे रहना। जो उनका डे टू डे लाइफ है, अभी खाना बनाना है, खाना परोसना है, ये वो, उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ समय नहीं मिलता था। और उस चक्कर हम्म। में दोनों की जैसे होती है ना, एक नमनेस आ गई थी दोनों की लाइफ में। मतलब वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे, और हम्म। उस वजह से उन ना खुश हो पाते थे ना दुखी हो पाते थे। साथ साथ भी है, पर साथ होने की उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती थी। तो जब वो मेरे पास आए थे, मुझे टैरो में बहुत क्लियरली दिखा कि कम्युनिकेशन की बहुत बड़ा एक गैप है। सब कुछ है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। तो ये जैसे ही दिखा तो बस सिंपल ही था, उनको बस बोला था हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा अपने लिए निकाल लो, सुबह की चाय का 15 मिनट अपने लिए निकाल लो, और उससे उन काफी बेटर हो गया उनका। मतलब जो हम्म। उनको एक था कि भाई कुछ है नहीं, रिश्ते में कुछ नहीं है, अकेला अकेला सा फीलिंग था, एटलीस्ट वो उनका काफी हद तक सॉल्व हो गया था इसके बाद। ओके। तो आप जैसे एक लाइफ कोच भी हैं, तो आजकल लोगों की जिंदगी में भागदौड़ इतनी हो गई जिसके कारण उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, जरा जरा सी बातों को लेके ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके ऊपर तो इतना वर्कलोड हो जाता है, 8-8 9 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो उस दौरान अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे डील करें?
सबसे पहले तो मेडिटेशन आजकल मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई है। पहले लाइफ सिंपल थी, अभी इतनी सारी चीजें हो गई है। कुछ नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे ही लगे हुए हो, हर तरफ से नेगेटिव बम्बार्डमेंट बोलते हैं कि नेगेटिव न्यूज बहुत आती है। कुछ नहीं तो आप किसी को अच्छा देखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, उसका इतना अच्छा चल रहा है, मैं इधर इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके अंदर एक तरीके से सैडनेस ग्रह कर जाती है, मतलब वो अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस कम हो गया है पहले से, और प्लस लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है। तो जो 10 मिनट या तो मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क, दो चीज वो हर को नियम बांध लेना चाहिए, बच्चों से भी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों की लाइफ आगे जाके और मुश्किलें वाली होने वाली है। तो अभी से अगर वो प्रैक्टिस में डाल लें तो वो बेटर है। इसलिए सभी को मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है वो आउटसाइड है, हम्म। अंदर अगर शांति है तो बाहर के शोर से आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए ये अंदर बात तो अंदर शांति, हाँ, अंदर शांति ये जरूर बात रहना आपने चाहिए। बहुत अच्छी बोली है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अंदर से शांत रहें, बाहर तो चलता रहता है, जिंदगी है ऊपर हम्म। नीचे, कमाल जिंदगी है, ऊपर नीचे कमाल चलता जिंदगी। रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को उसी बात से होती है कि लोग अपने मतलब सोशल मीडिया पर किसी को देख के अपनी लाइफ उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लोग सैड इसीलिए ही हो जाते हैं कि भाई इसकी लाइफ में तो इतना सब अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में ये अच्छी चीजें कब होंगी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो वो चीज कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो चीज भी कर देती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई है विदाउट हम्म। गिविंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब एक तो उनको अभी का अभी चाहिए, पेशेंस नहीं, एंड एक्सपेक्टेशंस हम्म। भी बहुत है, तो उस वजह से ज्यादा भी है। स्ट्रेसफुल तो हो जाती है बिल्कुल। मैं हम्म। डिनाई नहीं करूंगी, स्ट्रेसफुल चीजें हो जाती है। पर ठीक है, अगर उसी में हम थोड़ा कामनेस लाने की कोशिश करें, अपने एटीट्यूड को ठीक करने की कोशिश करें, तो हम ठीक भी हो जाते हैं, चीजों को देखने का हम्म। नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर किसी ने टैरो रीडिंग कराई है तो क्या वो कोई पर्टिकुलर टाइम तक ही एक्यूरेट रहेगी क्या, मतलब कि उसका कोई टाइम है कि ये इतने समय तक एक्यूरेट है और उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं? टैरो जो है वो एनर्जी बेस है, जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी टैरो रीडिंग भी चेंज होती रहेगी। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं कहती हूँ भाई ये 4 से 5 महीने के लिए है, इसलिए शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ही मैं आंसर देती हूँ। हाँ, पर जनरल रीडिंग अगर टैरो से करा रहे हैं तो वो साल 1.5 साल तक एक्यूरेट रहती है। उसके बाद का फिर उसमें वो पता नहीं चलता, उसके बाद की एनर्जी नहीं पता चलती। अगर कोई पर्सन है वो अपनी डिफिकल्ट स्टेट में है या कोई बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो टैरो रीडिंग उस दौरान उसके अंदर कैसे पॉजिटिविटी लेकर आती है? देखिए, अगर आप किसी जैसे कोई स्टेट में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है हम आगे कैसे बढ़े, जो भी प्रॉब्लम है उससे हम निकले कैसे, उभरे कैसे, तो टैरो रीडिंग से आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये आपके खुद के कम्युनिकेशन के वजह से आ रहा है, या सामने वाले के आपके एटीट्यूड को लेके है। द रीजन अगर पता चल जाए ना कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या रीजन है, तो फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सपोज आपको कलीग से प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है सामने वाले के मन में आपके लिए कुछ नहीं है, आप ही जो हो नेगेटिव सोच के बैठे हो कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है। तो दोनों भी बात अगर है या नहीं है वो हमें टैरो रीडिंग से पता चल जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है ये आपके मन का ही है, आप इसको निकाल दो, या नहीं ये उसके तरफ से है, थोड़ा सा उसके साथ कम्युनिकेशन और इम्प्रूव कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो जो भी सिचुएशन है उसमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम का कॉज है, अगर वो पता चल जाए तो उसका सोल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। मैम, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, क्या टैरो और मेडिटेशन को कंबाइन करने से हम अपने अंदर इमोशनल हीलिंग को फील कर पाते हैं क्या? मेडिटेशन से काफी हद तक इमोशनल हीलिंग, काफी हद तक क्या, मेडिटेशन जो है वो इमोशनल हीलिंग बिल्कुल करता है। आप सिर्फ मेडिटेशन भी करेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अंदर से शांत महसूस करेंगे। पर मेडिटेशन का खाली एक ड्रॉबैक है कि जब तक आप उस स्टेज पे आए कि आप अंदर से शांत हो सके थ्रू मेडिटेशन, काफी लंबा समय खिंच जाता है।
टैरो आपको शॉर्ट टर्म उपाय दे सकता है। हो सकता है वो आपको किसी चक्रा पे वर्क करने को, टैरो के थ्रू हमें पता चल जाए कि हम इस चक्रा पे वर्क करेंगे या इस एनर्जी पे वर्क करेंगे तो हमें अंदर से अच्छा लगेगा। या हो सकता है कि हमें डे टू डे एक्टिविटी में कुछ पता चल जाए कि ये वाली एनर्जी हमारे अंदर कमजोर है, हम इस पे वर्क करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए टैरो मेडिटेशन कंबाइन कर सकते हैं, बट नथिंग लाइक मेडिटेशन। आपको हर को मेडिटेशन में, दोबारा ये बात बोल रही हूँ, पर मैंने इतना फायदा देखा है उसको, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी जिंदगी में उसको अपनाएं। हम्म। तो नथिंग लाइक मेडिटेशन। ओके मैम, अगर मैं सेल्फ लव की बात करूं, लोग अपने आप को आजकल प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि दूसरे जो कह रहे हैं वही सही है और खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो अपनी लाइफ को भी उस तरीके से नहीं जी पाते हैं। तो आप ऑडियंस को सेल्फ लव को लेकर क्या बताना चाहेंगी? सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप प्यार दे ही नहीं सकते। जो चीज आपके अंदर नहीं है वो आप दूसरों हम्म। को कैसे देंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप दूसरों को पैसे दे नहीं सकते। तो प्यार सबसे ज्यादा खुद से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार का क्लीशे रूप कि मैं हर समय अपने आप को देख रही हूँ, हर समय अपनी हम्म। खूबसूरती निहार रही हूँ, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर एक अपने अंदर एक वो फीलिंग होनी चाहिए कि जैसे हम हैं, हम अच्छे हैं। जब तक वो नहीं आएगा, हम दूसरों को कुछ बांट ही नहीं सकते। और हम्म। सामने वाला कोई बेवकूफ नहीं है, वो आप बोले चाहे कुछ भी, वो आपकी एनर्जी को लेता है। हम्म। हर कोई आपकी एनर्जी से इफेक्ट होता है। तो अगर आपकी एनर्जी जो है लो है, आपका सेल्फ एस्टीम लो है, वो सामने वाले को बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि आप ऐसे हैं, चाहे आप ऊपर से हम्म। कैसे भी रहे। बट इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी में हमेशा रखना चाहिए। हर थॉट हमें मौका देता है कि हम पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें। तो हम्म। हमेशा अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए कि आपका थॉट किस तरफ जा रहा है। और जैसे ही आप वो अपने उस चीज को पकड़ने लगेंगे ना, तो अपने आप चीजें सुधरने लगेंगी। जैसे ही आप हम्म। देखने लगेंगे कि मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही हूँ, या दूसरों को देख के अपने आप को लो महसूस कर रही हूँ, जैसे ही वो थॉट आए उसको हटा दीजिए, उसकी जगह कुछ अच्छा अपने बारे में ही बोल लीजिए। शुरू शुरू में अजीब अटपटा लगता है, बट बाद में एक आदत सी हो जाती है और फिर जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप अपने बारे में गलत सोचते नहीं। हम्म। और मैम इसी पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग अगर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, अब एक पर्सन को सामने वाले की कोई एक चीज नहीं अच्छी लगी है, पर वो ये सोच के उस तक वो बात नहीं पहुंचाएगा कि यार अगर मैंने उसको बोल दिया तो शायद उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन वो इस चीज के लिए खुद को कर देगा कि नहीं यार मैंने अपनी बात नहीं बोली, और उसको बाद में जाके उस चीज का रिग्रेट होगा कि अगर मैं वो बात कर देता तो शायद वो मेरे लिए ही अच्छा होता। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो बात जरूरी है, कई बार बहुत बार ऐसे होती है कि वो बातें जरूरी नहीं होती। पर अगर आपको लग रहा है कि ये जो बात मैं नहीं बोल पा रहा, ये जरूरी बात है, तो बोल देने चाहिए। सामने हम्म। वाला क्यों बुरा मानेगा? अगर वो, आप उसको अच्छे तरीके से आगे रखेंगे, बोलने का तरीका होना चाहिए, सॉफ्टली आगे रखिए, पर हम्म। अपनी बात जरूर आगे रखनी चाहिए। नहीं तो वो आपके मन में हर समय वो रहेगा, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा आप उससे खुश नहीं रहेंगे। तो जो भी आपकी बात है बिल्कुल आगे रखनी चाहिए। अगर जरूरी है आपके लिए, तो सामने वाले को भी जरूरी मानकर उसका कुछ मतलब उसका कुछ निष्कर्ष निकालना। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्या टिप देना चाहेंगे और आपकी लाइफ का क्या मंत्रा था? सबसे मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि जो पुरानी बातें हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें सुबह पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, जितना समय है। एक बार भगवान जी के आगे नमन करना चाहिए। कोई तो ऐसा हो जिसके आगे हम हर रोज नमन करें। उनको थैंक यू बोलना चाहिए, जो आज है उसके लिए, जो आगे देंगे उसके लिए। ये 2-3 चीजें अगर हर कोई अपने जीवन में ला दे, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, और आपको हर समय ऐसा लगता है कि कोई और है जो आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। मतलब आप खुद पे नहीं, दूसरों पे निर्भर कर सकते हैं। तो ये आपको हम्बल भी बनाती है, और प्लस आपको एक सपोर्ट भी देती है, मेंटल सपोर्ट बोल लीजिए, मेंटल सपोर्ट भी देती है। तो ये सबको जरूर करना चाहिए।
थैंक यू सो मच अंशु जी, मुझे आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, तो ये सेशन में तो मुझे बहुत मजा आया, और आई होप कि आपको भी मुझसे बात करके अच्छा लगा होगा, और आपका भी फर्स्ट पॉडकास्ट था तो आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा रहा होगा। थैंक यू शताक्षी जी, बिल्कुल फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। वो यस। हमेशा याद रहेगा कि आपके साथ मेरा फर्स्ट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ, ऐसा लगा अपने बस अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच। और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के साथ।